लगातार 2 दिन की भारी गिरावट के बाद निफ्टी 23,500 का अहम स्तर भी टूट चुका है। अब बाजार में डर और उतार चढ़ाव दोनों बढ़ गए हैं और कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ग्लोबल माहौल नहीं सुधरा तो आगे भी कमजोरी बनी रह सकती है। मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक अब निफ्टी के लिए 23,000 का स्तर बेहद अहम हो गया है। ये सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी माना जा रहा है, जहां से बाजार संभलने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी में भी दबाव साफ दिख रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर गिरावट जारी रही तो 52,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 55,000 के पास बड़ी रुकावट बनी हुई है। बाजार में ओवरसोल्ड शब्द काफी चर्चा में है। आसान भाषा में समझे तो जब किसी शेयर या इंडेक्स में बहुत ज्यादा बिकवाली हो जाती है और RSI इंडिकेटर 30 के नीचे चला जाता है, तब उसे ओवरसोल्ड कहा जाता है। फिलहाल RSI अभी भी 40 के ऊपर है, इसलिए कुछ एनालिस्ट और गिरावट की संभावना देख रहे हैं। भारत का अप्रैल महीने का इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से बेहतर आया है। पिछले महीने 3.40% था और इस बार 3.48% रहा, जबकि बाजार को 3.80% तक जाने का डर था। इससे ये संकेत मिलता है कि भारत में महंगाई अभी भी काफी हद तक कंट्रोल में है। अमेरिकी बाजार में आज कमजोरी देखने को मिली क्योंकि अप्रैल का इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से ज्यादा गर्म निकला। CPI करीब 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे अब बाजार को लगने लगा है कि फेडरल रिजर्व इस साल लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रख सकता है। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा लगातार चिंता बढ़ा रहा है। US CPI 3.8% तक पहुंच गया है, जो अनुमान से ज्यादा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें मानी जा रही हैं। AI सेक्टर में हालांकि पॉजिटिव खबर भी आई है। एंथ्रोपिक ने अपने क्लॉड AI असिस्टेंट के लिए नए लीगल टूल्स लॉन्च किए हैं, जिससे लॉ फर्म्स और लॉयर्स अब थॉमसन रॉयटर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ AI आधारित लीगल रिसर्च और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आसानी से कर पाएंगे। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें लंबे समय से स्थिर रखी गई हैं, इसलिए यहां महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल बना हुआ है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के कई देशों में ईंधन महंगा होने से वहां इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल इस समय पूरी दुनिया के बाजार की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड करीब $110 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है और जब तक इसमें बड़ी गिरावट नहीं आती तब तक भारतीय बाजार पर दबाव बना रह सकता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यही वजह है कि तेल महंगा होते ही रुपए पर दबाव बढ़ता है, कंपनियों की लागत बढ़ती है और शेयर बाजार में डर देखने को मिलता है। इंडियन रुपी भी लगातार कमजोर हो रहा है और डॉलर के मुकाबले 95.87 तक पहुंच गया। बाजार में अब चर्चा शुरू हो गई है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो रुपया जल्द 96 के स्तर को भी छू सकता है। गिफ्ट निफ्टी रात के समय लगभग 89 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था, जिससे अगले दिन कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे थे। हालांकि सुबह तक ग्लोबल संकेतों के हिसाब से इसमें बदलाव भी हो सकता है। आज की बड़ी राहत वाली बात ये रही कि FII की बिकवाली उम्मीद से काफी कम रही। विदेशी निवेशकों ने करीब 1,959 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि DII ने लगभग 7,990 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश की। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज ने करीब 180 करोड़ रुपए के बायबैक का ऐलान किया है। कंपनी ये बायबैक लगभग 20% प्रीमियम पर करेगी, यानी बाजार भाव से ज्यादा कीमत पर शेयर वापस खरीदे जाएंगे। IMS ने भारत की GDP ग्रोथ फोरकास्ट घटाकर 6% कर दी है, जो पहले 6.8% थी। हालांकि ये कटौती मौजूदा वैश्विक हालात और जियोपॉलिटिकल तनाव को देखते हुए की गई है। सरकार के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 26 में रिकॉर्ड 1.98 लाख करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। ये अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा माना जा रहा है और इससे PSU बैंक्स की मजबूती साफ दिखाई देती है। सरकार अब चीन से आने वाले सस्ते स्मार्टफोन टेम्पर्ड ग्लास पर सख्ती कर सकती है। वजह यह है कि कम कीमत के साथ उनकी क्वालिटी भी कमजोर बताई जा रही है, जिससे भारतीय कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द लागू हो सकता है और इसकी शुरुआत 1 जून से होने की संभावना है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। 13 मई को कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें भारती एयरटेल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, DLF, PFC लिमिटेड, TVS मोटर और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसलिए इन शेयरों पर बाजार की नजर बनी रहेगी। आने वाले सत्र में ऑयल, बैंकिंग, IT और ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा फोकस में रह सकते हैं। खासकर क्रूड ऑयल की चाल और ग्लोबल संकेत ये तय करेंगे कि बाजार संभलेगा या दबाव और बढ़ेगा।
एक्सपर्ट्स लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि बाजार में इस समय वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। ऐसे माहौल में बिना समझे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O ट्रेडिंग करना छोटे निवेशकों के लिए बड़ा रिस्क बन सकता है। शेयर बाजार में इस समय थोड़ा दबाव जरूर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कई कंपनियों में खबरों के दम पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। खासतौर पर तिमाही नतीजे, डिविडेंड और नए ऑर्डर वाले शेयर निवेशकों के रडार पर बने हुए हैं, इसलिए चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी की संभावना बन सकती है। फाइजर ने Q4 नतीजों के साथ 75 रुपये प्रति शेयर के बड़े फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, जो 10 रुपये फेस वैल्यू पर 750% डिविडेंड बनता है। हालांकि तिमाही मुनाफा घटकर 200 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन आय में बढ़त देखने को मिली है, इसलिए डिविडेंड की खबर के चलते स्टॉक में सकारात्मक हलचल देखने को मिल सकती है। थॉमस कुक इंडिया के Q4 नतीजे कमजोर रहे, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 40% गिर गया और रेवेन्यू में भी कमी देखने को मिली। हालांकि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है, लेकिन कमजोर कमाई के चलते स्टॉक में दबाव और हल्की गिरावट की संभावना बनी रह सकती है। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड की बैठक 16 मई को होने वाली है, जहां मार्च तिमाही के नतीजों के साथ फंड जुटाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। कंपनी इक्विटी शेयर या वारंट के जरिए पैसा जुटा सकती है, इसलिए इस खबर के चलते स्टॉक में हलचल और पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का मार्च तिमाही मुनाफा पिछले साल के मुकाबले काफी गिरकर 221 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी की आय में भी कमजोरी दिखी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने निवेशकों के लिए 8 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, इसलिए स्टॉक में मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मुनाफे में गिरावट देखने को मिली और ऑपरेटिंग मार्जिन भी कमजोर रहा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि कंपनी की कुल आय बढ़कर 10,511 करोड़ रुपए पहुंच गई, जिससे बिजनेस ग्रोथ बनी हुई दिखाई देती है और स्टॉक में उतार चढ़ाव के बीच हल्की मजबूती रह सकती है। टाटा पावर का तिमाही प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा, जहां मुनाफे और ईबिटा दोनों में हल्की गिरावट आई। इसके बावजूद कंपनी ने 2.5 रुपये प्रति शेयर अंतिम डिविडेंड घोषित किया है, जिससे स्टॉक में सीमित तेजी या स्थिर कारोबार देखने को मिल सकता है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज ने इस तिमाही में बेहद शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 28 करोड़ रुपए से उछलकर 213 करोड़ रुपए पहुंच गया और आय भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ी, जिससे कंपनी की ऑपरेशनल मजबूती साफ दिखाई दे रही है और स्टॉक में मजबूत तेजी की संभावना बन सकती है। टोरेंट पावर का नेट प्रॉफिट करीब 70% गिर गया, लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला। ईबिटा और मार्जिन दोनों बढ़े हैं, यानी कंपनी का मुख्य बिजनेस अभी भी स्थिर बना हुआ है, इसलिए स्टॉक में ज्यादा बड़ी गिरावट की आशंका कम दिखाई दे रही है। सिजिलिटी इंडिया ने मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां मुनाफा, आय और ईबिटा तीनों में अच्छी बढ़त दर्ज हुई है। खास बात ये रही कि ईबिटा मार्जिन 24% पर स्थिर रहा, जो कंपनी की मजबूत ऑपरेशनल पकड़ को दिखाता है और स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना सकता है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल ने इस तिमाही में जोरदार वापसी की है। पिछले साल जहां ईबिटा लॉस था, वहीं इस बार कंपनी ने अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया और मुनाफा भी 200 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जिससे स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग की आय में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन कंपनी ने बेहतर मार्जिन के दम पर मुनाफा बढ़ाने में सफलता हासिल की। इससे पता चलता है कि कंपनी ने लागत नियंत्रण पर अच्छा काम किया है और स्टॉक में हल्की मजबूती बनी रह सकती है। रेल विकास निगम रेलवे के 221 करोड़ रुपए से ज्यादा के ईपीसी प्रोजेक्ट में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। अगर ये ऑर्डर फाइनल होता है तो कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत हो सकती है, जिससे स्टॉक में तेजी का माहौल बन सकता है। इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस को 102 करोड़ रुपए का नया कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है। ऐसे बड़े ऑर्डर आने से आने वाले समय में कंपनी की आय बढ़ने की उम्मीद रहती है, इसलिए स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यूनाइटेड ब्रूअरीज को टैक्स मामले में बड़ी राहत मिली है, जहां 275 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इससे कंपनी पर वित्तीय दबाव कम होगा और स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टोवक्राफ्ट का तिमाही प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। मुनाफा, आय और ईबिटा तीनों में शानदार बढ़त दर्ज हुई है और कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिससे स्टॉक में सकारात्मक रुख बना रह सकता है। MTR टेक्नोलॉजीज ने इस तिमाही में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का मुनाफा 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है और ईबिटा मार्जिन भी मजबूत हुआ है, इसलिए स्टॉक में तेज खरीदारी देखने को मिल सकती है। कोहेंस लाइफ साइंसेज के नतीजे काफी कमजोर रहे हैं, जहां मुनाफा, आय और ईबिटा तीनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मार्जिन भी काफी घटा है, इसलिए इस खबर के बाद स्टॉक में दबाव और गिरावट की संभावना बन सकती है।
नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने Q4 में भले ही मुनाफे और ईबिटा में मजबूत बढ़त दिखाई हो, लेकिन कंपनी की कुल आय 520 करोड़ रुपए से घटकर 398 करोड़ रुपए रह गई। यानी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ पर दबाव देखने को मिला, जो आने वाले समय में निवेशकों की चिंता बढ़ा सकता है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे काफी कमजोर रहे हैं, जहां कंपनी पिछले साल के मुनाफे से सीधे घाटे में पहुंच गई। साथ ही कंपनी की कमाई में भी गिरावट आई है, जिससे स्टॉक में दबाव और कमजोरी देखने को मिल सकती है।